मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जॉन गॉल्सवर्दी पर आधारित टॉप 100 एमसीक्यूज। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज है हमारा, मेन बात जॉन गॉल्सवर्दी बॉर्न। जॉन गॉल्सवर्दी का जन्म कब हुआ था? तो 14 अगस्त 1867 को जॉन गॉल्सवर्दी का जन्म हुआ। ठीक है, 1867 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ गॉल्सवर्दीज फादर। गॉल्सवर्दी के पिता का क्या नाम था? तो गॉल्सवर्दी के पिता का नाम भी गॉल्सवर्दी था, यानी कि जॉन गॉल्सवर्दी सीनियर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया है व्हाट वाज द नेम ऑफ गॉल्सवर्दीज मदर। गॉल्सवर्दी की माता जी का क्या नाम था? तो गॉल्सवर्दी की माता जी का क्या नाम था? ब्लैंच वैली था। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगला चौथे नंबर का क्वेश्चन है, इन विच सेंचुरी डिड गॉल्सवर्दी बिलोंग टू। गॉल्सवर्दी किस शताब्दी से संबंधित हैं? तो ये 20वीं सेंचुरी से, यानी कि 20th सेंचुरी। सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। पांचवें नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया है जॉन गॉल्सवर्दी वाज द सन ऑफ। जॉन गॉल्सवर्दी किसके पुत्र थे? तो ये एक वकील यानी कि सॉलिसिटर लॉयर के पुत्र थे। डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। कौन सा? डी, क्योंकि इनके पिता क्या थे? वो भी एक सॉलिसिटर थे। ठीक है, ध्यान बनाए रखना पेरेंट्स में। ठीक है, इनके पिता का नाम भी जॉन गॉल्सवर्दी ही था, जो कि एक स्टैब्लिश सॉलिसिटर थे, यानी कि कंपनी डायरेक्टर इन लंदन। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं, 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि व्हाट वाज द पेन नेम ऑफ जॉन गॉल्सवर्दी। जॉन गॉल्सवर्दी का उपनाम यानी कि पेन नेम क्या था? तो इनका नाम था जॉन सेंट जॉन। बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विच स्कूल या कॉलेज डिड गॉल्सवर्दी गो टू। गॉल्सवर्दी किस स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई की? तो उन्होंने शुरुआती एजुकेशन हैरो स्कूल से ली और इसके बाद हायर एजुकेशन न्यू कॉलेज, यानी कि बोथ ए एंड बी हो जाएगा। सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा 8वें नंबर का, बोला गया है जॉन गॉल्सवर्दी बिगेन हिज लिटरेरी कैरियर एज। जॉन गॉल्सवर्दी ने अपने साहित्यिक कैरियर की शुरुआत किस रूप में की? तो एक उपन्यासकार, अ नॉवलिस्ट। 8 के बाद 9 नंबर का क्वेश्चन देखो कौन सा है। ठीक है, 8वां क्या था? नॉवलिस्ट था ना, डी। तो 9 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, बोला गया इन विच ईयर वाज जॉन गॉल्सवर्दी कॉल्ड द वार। बोला गया जॉन गॉल्सवर्दी को वार यानी कि वकालत के लिए कब बुलाया गया था? तो इनको 1890 में बुलाया गया था। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन है, जॉन गॉल्सवर्दी ट्रेजेडीज आर कॉल्ड। जॉन गॉल्सवर्दी की ट्रेजेडीज को क्या कहा जाता है? तो इनकी ट्रेजेडीज जो है वो सोशल ट्रेजेडीज हुआ करती थी। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन है, व्हेन डिड जॉन गॉल्सवर्दी गेट द ऑर्डर ऑफ मेरिट। जॉन गॉल्सवर्दी को ऑर्डर ऑफ मेरिट कब मिला था? तो 1929 में इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया और 1932 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। अगला बात करें, नेक्स्ट कौन सा है हमारा क्वेश्चन, बोला गया है 12 नंबर पे कि हाउ सॉरी मैनी ऑफ द अर्ली वर्क्स ऑफ जॉन गॉल्सवर्दी वर रिटन अंडर द pseudonym ऑफ। जॉन गॉल्सवर्दी की प्रारंभिक रचनाएं किस उपनाम से प्रकाशित हुई थी? तो जॉन सेंट जॉन के नाम से प्रकाशित हुई थी। ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है ना, जॉन सेंट जॉन ये इनका क्या था? एक उपनाम था। अगला बोला गया है व्हेन डिड जॉन गॉल्सवर्दी गेट नोबेल प्राइज। जॉन गॉल्सवर्दी को नोबेल प्राइज कब दिया गया था? तो 1932 में दिया गया था फोरसाइट सागा के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल ऑफ जॉन गॉल्सवर्दी वाज। जॉन गॉल्सवर्दी का सबसे पहला सफल उपन्यास पूछा गया है कि कौन सा है? तो अगर हम सबसे पहला सफल उपन्यास की बात करें तो उपन्यास नॉवेल है ना, मैन ऑफ प्रॉपर्टी हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन ये होता सबसे पहला सफल प्ले कौन सा है, तो कौन सा हो जाता? सिल्वर बॉक्स हो जाता। प्ले में अगर पूछेगा तो सिल्वर बॉक्स होगा, नॉवेल पूछेगा तो हमारा क्या हो जाएगा? मैन ऑफ प्रॉपर्टी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर पे, इन विच ईयर डिड जॉन गॉल्सवर्दी मीट जोसेफ कॉनरॉड। अगर हम जॉन गॉल्सवर्दी की बात करें तो इनकी मुलाकात जोसेफ कॉनरॉड से कब होती है? तो 1893 में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर पे, इन विच ईयर डिड गॉल्सवर्दी डिड गुड बाय टाटा गुड बाय कब कह दिया टू हिज पेन नेम, अपने पेन नेम को जॉन सेंट जॉन। बोला गया है कि जो जॉन सेंट जॉन इनका पेन नेम था, इसको टाटा बाय बाय गुड बाय कब बोल दिया? तो इन्होंने कब बोला उसको? 1904 में बोला था, आइलैंड फारसीज इनकी आई थी उसके लिए। ठीक है, तो ध्यान बनाए रखना कि जॉन गॉल्सवर्दी ने अपना जो उपनाम था जॉन सेंट जॉन को किस वर्ष छोड़ दिया था? तो 1904 में।
ठीक है, ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला 17 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया आई रीड इन द वेरियस चैम्बर्स practiced almost not at all and disliked my profession. Who said this? मैंने बहुत सारी अदालतों में पढ़ता रहा, मैं विभिन्न अदालतों में पढ़ता रहा, लगभग अभ्यास नहीं किया, लेकिन मैंने कहीं पर भी कोई प्रैक्टिस नहीं की और अपने पेशे को, जो इनका प्रोफेशन था, उसको हमेशा नापसंद किया। ये बात कहने वाले स्वयं जॉन गॉल्सवर्दी थे। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इनको अपना प्रोफेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि इनका प्रोफेशन था क्या, वकालत का, जो कि ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। और एक इनका बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि साहित्य अपने आप में ही पुरस्कार है, यानी कि लिटरेचर इज इट्स ओन रिवार्ड, ये कहने वाले भी कौन है, जॉन गॉल्सवर्दी हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया है कि विच स्टेटमेंट इज गिवन बाय जॉन गॉल्सवर्दी, इनमें से कौन सा कथन, कौन सा स्टेटमेंट जॉन गॉल्सवर्दी का है। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लिटरेचर इज इट्स ओन रिवॉर्ड, ये जॉन गॉल्सवर्दी का स्टेटमेंट है। 20 नंबर का क्वेश्चन है कि व्हेन डिड जॉन गॉल्सवर्दी राइट द प्ले सिल्वर बॉक्स, बोला गया जॉन गॉल्सवर्दी ने अपना प्ले सिल्वर बॉक्स कब लिखा। तो इसको लिखा गया था 1906 में, और ये इनका सबसे सफल नाटक रहा, यहीं से इनके कैरियर की शुरुआत हुई, लोग इनको जानने लगे। द सिल्वर बॉक्स इज अ प्ले बाय जॉन गॉल्सवर्दी रिटन इन 3 एक्ट्स, और ये 3 एक्ट में लिखा गया है 1906 में, ठीक है, ध्यान बनाए रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर पे, द सिल्वर बॉक्स इज अ प्ले, सिल्वर बॉक्स क्या है, एक नाटक है, बाय जॉन गॉल्सवर्दी रिटन इन, बोला गया है जॉन गॉल्सवर्दी ने इसको लिखा, कब लिखा, तो जॉन गॉल्सवर्दी ने इसको 3 एक्ट्स में 1906 में लिखा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर पे देखो क्या बोला गया है, बोला गया है कि दिस सिल्वर बॉक्स वाज ओरिजिनली प्रोड्यूस्ड इन लंदन इन 1906, सिल्वर बॉक्स को ओरिजिनली जो प्रोड्यूस किया गया था वो लंदन में प्रोड्यूस किया गया था 1906 में, और कौन से, रॉयल कोर्ट थिएटर में इसको प्रोड्यूस किया गया, एंड अट्रैक्टेड मच अटेंशन। बोला गया है कि सिल्वर बॉक्स का पहला मंचन जो है 1906 में लंदन के एक रॉयल कोर्ट थिएटर में हुआ था, और लोगों का खूब ध्यान आकर्षण किया इस प्ले ने। इसके बाद पूछा गया है कि व्हेन वाज इट फर्स्ट सीन इन न्यूयॉर्क यूएसए, और इसे न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका में पहली बार कब दिखाया गया था, तो उसके अगले साल 1907 में दिखाया गया था। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 23 नंबर का क्वेश्चन है, इन विच प्ले ऑफ जॉन गॉल्सवर्दी डू वी फाइंड द कैरेक्टर जॉन बार्थविक, बोला गया है जॉन गॉल्सवर्दी के किस नाटक में जॉन बार्थविक नामक कैरेक्टर मिलता है, तो सिल्वर बॉक्स 1906 में जॉन बार्थविक मिलता है, जो कि एक एमपी का बेटा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है 24 नंबर पे कि इन विच प्ले, कौन से प्ले में जॉन गॉल्सवर्दी डू बिहेव जैक बार्थविक, तो ये वही रिपीट क्वेश्चन हो गया सिल्वर बॉक्स में ही, ठीक है। जॉन बार्थविक, ऊपर में क्या जॉन बार्थविक पूछा था, वो जॉन बार्थविक है, और नीचे में जैक बार्थविक है, दोनों डिफरेंट कैरेक्टर हैं, ठीक है, ध्यान बनाए रखना। एक में एमपी, लग रहा है मैंने यहाँ पे गलत बोल दिया था, जॉन बार्थविक खुद में एमपी होता है, ये पिता दिखाया जाता है, और किसका पिता होता है, जैक बार्थविक का होता है, ठीक है, ध्यान बनाए रखना, किसका, जैक बार्थविक का, ये बेटा होता है। जॉन बार्थविक कौन होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, और जैक बार्थविक उसका बेटा होता है, ठीक है। अब कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है 25 नंबर पे, बोला गया है कि विच इज द फर्स्ट नॉवेल दैट बियर्स गॉल्सवर्दीज नेम। अब देखो ये पूछा गया है कि जॉन गॉल्सवर्दी का पहला उपन्यास कौन सा है जिस उपन्यास ने उनका नाम रोशन कर दिया। तो पहला उपन्यास था उनका, उपन्यास की बात हुई है जिसने उसको अच्छा अलग तरीके से पूछा गया है। देखो ये बड़ा कंफ्यूज कर सकता है। पहला इनका जो फर्स्ट नॉवेल था, जो बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, सक्सेसफुल नॉवेल, ठीक है, तो मैन ऑफ प्रॉपर्टी पे जाओगे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा गया, विच इज द फर्स्ट नॉवेल दैट बियर्स गॉल्सवर्दीज नेम, यानी कि इससे पहले ये अपने उपनाम से लिखते रहे, जॉन सिंजॉन के नाम से, ठीक है, लेकिन जिन जॉन सिंजॉन नाम को इन्होंने 1904 में क्या कर दिया, टाटा बाय बाय बोल दिया, तो ये खुद के नाम से बियर्स गॉल्सवर्दी नेम, यानी कि खुद के नाम से लिखने लगे। तो इनका पहला नॉवेल कौन सा था जो इनके खुद के नाम से आया, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आइलैंड फारसीज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये ऑप्शन हमारा आइलैंड फारसीज। अगला 26 नंबर का क्वेश्चन क्या है, बोला गया है विच इज द फर्स्ट प्ले दैट मेड गॉल्सवर्दी फेमस एज अ प्ले राइट। देखो अब प्ले राइट के रूप में
यानी कि जॉन गॉल्सवर्दी का पहला नाटक कौन सा था जिसमें गॉल्सवर्दी को एक नाटककार के रूप में प्रसिद्ध कर दिया, तो वो था इनका सिल्वर बॉक्स। प्ले में जाओगे तो सिल्वर बॉक्स, और नॉवेल में जाओगे तो मैन ऑफ प्रॉपर्टी। अगला क्वेश्चन हमारा 27 नंबर का है, एज अ ड्रामाटिस्ट जॉन गॉल्सवर्दी बिलोंग टू अ। अगर हम एक नाटककार के रूप में जॉन गॉल्सवर्दी की बात करें तो किस परंपरा से ये संबंधित हैं, तो जोन्स एंड पिनोरो की यथार्थवादी परंपरा से ये संबंधित हैं, रियलिस्टिक ट्रेडिशन ऑफ जोन्स एंड पिनेरो। 28 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया व्हाट काइंड ऑफ प्ले डिड जॉन गॉल्सवर्दी राइट। जॉन गॉल्सवर्दी किस प्रकार के नाटक लिखा करते थे, तो इनके प्रॉब्लम प्ले हुआ करते थे, ठीक है। ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये समस्या वाले नाटक ज्यादा लिखते थे। अगला क्वेश्चन क्या है, जिसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम को उजागर किया जाता था समाज की। ऑन द मॉडल्स ऑफ हुज प्रॉब्लम प्लेज डिड जॉन गॉल्सवर्दी राइट हिज प्लेज। बोला गया है कि जॉन गॉल्सवर्दी ने अपने नाटक किसके समस्या नाटकों के मॉडल पर लिखे, यानी कि किसको इन्होंने, तो जो हेनरिक इब्सन थे उनके नाटकों को पढ़ करके ये बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हुए, और हेनरी इब्सन के नाटकों का इनके ऊपर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस भी था, प्रभाव भी था। और इसीलिए बोला गया है कि जॉन गॉल्सवर्दी ने अपने नाटकों में किसकी समस्या नाटकों के मॉडल पर लिखे, तो इन्होंने जो प्रॉब्लम प्ले नाटक लिखने शुरू किए तो किसके मॉडल पर, हेनरिक इब्सन के मॉडल पर, ठीक है ना। अगला 30 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है कि विच वर्क ऑफ जॉन गॉल्सवर्दी अर्नड हिम द नोबेल प्राइज इन इंग्लिश लिटरेचर। जॉन गॉल्सवर्दी को अंग्रेजी साहित्य में नोबेल प्राइज किस रचना के लिए मिला था, तो फोरसाइट सागा के लिए मिला था, और फोरसाइट सागा हमारा डी ऑप्शन में रखा हुआ है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर का, कि ब्लेन, ब्लेन कौन होता है, खलनायक के लिए बोलते हैं, नेगेटिव कैरेक्टर। तो रियल ब्लेन इन गॉल्सवर्दीज प्ले इज। बोला गया है कि गॉल्सवर्दी के नाटकों में जो वास्तविक नेगेटिव कैरेक्टर होता है, खलनायक कौन होता है, तो ज्यादातर उनकी सामाजिक बुराइयां होती हैं, जो सोशल एविल्स होती हैं उन्हीं को उजागर किया जाता है, और उन्हीं के अपोजिट में ये जो है बोलते हैं और अपने नाटकों को लिखते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 32 नंबर का, गॉल्सवर्दीज रेपुटेशन एज अ नॉवलिस्ट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय। अगर हम जॉन गॉल्सवर्दी के रेपुटेशन की बात करें तो इनकी एस्टैब्लिश होती है कैसे, एक उपन्यासकार के रूप में गॉल्सवर्दी की जो प्रतिष्ठा है किससे स्थापित हुई थी, तो फोरसाइट सागा से। फोरसाइट सागा यानी कि डी ऑप्शन में मिलेगा आपको। 33 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया है कि इन द ईयर इन विच जॉन गॉल्सवर्दीज फादर डाइड एंड ही ड्रॉप्ड हिज पेन नेम एंड पब्लिश्ड हिज फर्स्ट नॉवेल दैट बियर्स हिज नेम द आइलैंड फारसीज। वह साल कौन सी है जब गॉल्सवर्दी के पिता का निधन हुआ, उन्होंने अपना उपनाम छोड़ दिया जो जॉन सिंह जॉन के नाम से लिखते थे, और पहला उपन्यास द आइलैंड फारसीज अपने नाम से प्रकाशित कराया खुद। तो कब कराया था, 1904 में आइलैंड फारसीज आया था, तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 34 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया है कि व्हाट इज द लिटरेरी फॉर्म ऑफ फ्रॉम द फोर विंड्स रिटन बाय जॉन गॉल्सवर्दी। फ्रॉम द फोर विंड्स का साहित्यिक यानी कि लिटरेरी फॉर्म क्या है, तो ये क्या है, एक्चुअली शॉर्ट स्टोरीज का एक कलेक्शन है, ठीक है, ध्यान बनाए रखना। फ्रॉम द फोर विंड क्या है, एक शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है, छोटी छोटी कहानियों का एक संग्रह है। 35 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया है फ्रॉम द फोर विंड्स इज अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज बाय जॉन गॉल्सवर्दी रिटन अंडर द पेन नेम जॉन सिंह जॉन, जो कि जॉन सिंह जॉन के उपनाम से लिखी गई थी। व्हेन डिड दिस वर्क कम, और ये वर्क कब आया था। बोला गया है कि फ्रॉम द फोर विंड्स जॉन गॉल्सवर्दी की क्या है, ये शॉर्ट कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है जो उनके उपनाम जॉन सिंह जॉन के नाम से लिखी गई थी। अब पूछा यह गया कि ये जो कलेक्शन था शॉर्ट स्टोरीज का ये कब प्रकाशित हुआ, तो 1897 में। ऐसा ऑप्शन कहां मिलेगा आपको, ए यानी कि 1897। अगला क्वेश्चन है हमारा 37 पे, बोला गया है वांट इट एंड यू विल ऑब्लाइज मी विच वर्क द जॉन गॉल्सवर्दी टॉक अबाउट। हाँ, इसे जला दीजिए और आप मुझ पर कृपा करोगे अगर आप इस वर्ग को नष्ट कर दोगे, जला दोगे। ये कथन गॉल्सवर्दी ने किस रचना के बारे में कहा, तो फ्रॉम द फोर विंड्स के बारे में ही बोला था, ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द फोर साइड सागा इंक्लूड थ्री नॉवेल्स एंड इंटरल्यूड। बोला गया फोर साइड सागा में तीन नॉवेल और कितने इंटरल्यूड शामिल हैं, तो तीन नॉवेल हैं और दो इंटरल्यूड हैं, ठीक है, तीन नॉवेल हैं। देखो थ्री नॉवेल्स हैं, थ्री नॉवेल्स हैं, तो इंटरल्यूड कितनी है, टू इंटरल्यूड है, ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा।
38 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया है कि विच वर्क ऑफ जॉन गॉल्सवर्दी प्रूव्ड टू बी द टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ। जॉन गॉल्सवर्दी के जीवन का टर्निंग पॉइंट क्या होता है? एक जीवन नया मोड़ लेती है, उसी को हम टर्निंग पॉइंट कहते हैं। तो जॉन गॉल्सवर्दी के जीवन का टर्निंग पॉइंट कौन सी रचना साबित हुई थी? तो मैन ऑफ प्रॉपर्टी। इससे इनकी पहचान बनी थी, बहुत अच्छी, बहुत पसंद की गई लोगों के द्वारा। डी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, बोला गया है कि दिस सिल्वर बॉक्स वाज ओरिजिनली प्रोड्यूस्ड इन लंदन एट द रॉयल कोर्ट थिएटर, अट्रैक्ट मच अटेंशन द ईयर वाज। थोड़ा सा चेंज करके पूछा गया है पिछले सवाल से कि द सिल्वर बॉक्स का पहला मंचन लंदन के रॉयल कोर्ट थिएटर में हुआ। इसने बहुत ध्यान, इसने लोगों का, ये जो प्ले था, इस प्ले ने लोगों का बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित किया। लेकिन अब आपसे सवाल ये पूछा गया कि ये जो सिल्वर बॉक्स है वो कौन सी साल आया था? 1906 में आया था। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। 40 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया है जॉन गॉल्सवर्दी रोड द सिल्वर बॉक्स इन। जॉन गॉल्सवर्दी का सिल्वर बॉक्स कितने एक्ट में है? तो 3 एक्ट प्ले है ये। सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। 41 नंबर का क्वेश्चन है, विच प्ले डील्स विद द इनइक्वालिटी ऑफ जस्टिस। इंपॉर्टेंट है, खूब थीम पूछी जाती है इनके प्लेज की। तो बोला गया है जॉन गॉल्सवर्दी का ऐसा कौन सा प्ले है, ऐसा कौन सा नाटक है जिसमें इनइक्वालिटी ऑफ जस्टिस को दर्शाया गया है? तो वो सिल्वर बॉक्स ही है। डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा सिल्वर बॉक्स। ठीक है ना दोस्त। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 42 नंबर पे, हु इज द पुलिस इंस्पेक्टर यानी कि स्पाई इन द सिल्वर बॉक्स। अब आपसे नाम पूछ लिया कि सिल्वर बॉक्स में स्पाई, जासूस, पुलिस इंस्पेक्टर कौन होता है? तो वो इस्नो दिखाया जाता है। कौन होता है? इस्नो। ठीक है। अगर हम इस्नो के अलावा रोपर की बात करें तो ये कौन दिखाया जाता है? एक वकील दिखाया जाता है। अगर हम मिस्टर जोन्स की बात करें तो ये जोन्स, मिस्टर जोन्स जो होते हैं इन्हीं पे चोरी होती है और 1 महीने की कठोर कारावास होती है, और मिसेस जोन्स के ये पति दिखाए जाते हैं। जॉन बार्थविक आप जानती हो ये कौन होते हैं? एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, और जैक बार्थविक के पिता होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 43 नंबर पे क्या है? बोला गया है कि बी फाइंड द कैरेक्टर जैक बार्थविक इन। अब देखो भाई बात आ गई, जॉन बार्थविक का बेटा कौन है? जैक बार्थविक है। तो जैक बार्थविक नामक कैरेक्टर किस नाटक में मिलता है? तो सिल्वर बॉक्स में ये मिलता है। और सिल्वर बॉक्स कब आया था? 1906 में आया। जस्टिस कब आया? 1910 में आया। और स्ट्राइव कब आया? 1909 में। और जॉय कब आया? 1907 में आया। ठीक है, 1907 में। तो हमने सब की आपको डेट भी बता दी। अगला क्वेश्चन हमारा है, पुअर जोन्स। किसकी बात कर रहे हैं हम? पुअर जोन्स की बात कर रहे हैं। यानी कि पुअर जोन्स और मिस्टर जोन्स एक ही बात है, चाहे पुअर जोन्स कह दो चाहे मिस्टर जोन्स कह दो, अपियर्स इन एक इसमें आते हैं, तो ये भी सिल्वर बॉक्स में होते हैं। ठीक है, कौन? पुअर जोन्स। अच्छा, ये जो पुअर जोन्स होते हैं सिल्वर बॉक्स के अंदर, इनका मिस्टर जोन्स और मिसेस जोन्स इनकी पत्नी होती हैं। और आप ये बता दीजिए, ये जो पुअर जोन्स होते हैं इनको कितने साल की कारावास, सॉरी कितने दिनों की कठोर कारावास मिलता है? जरा कमेंट करो तो। जस्टिस आपको पता ही है 1910 में आया है। ठीक है, जस्टिस कब आया है? 1910 में। और अगर हम स्किन गेम की बात करें तो ये 1920 में आया है। ठीक है। 45 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया है कि विच प्ले बाय जॉन गॉल्सवर्दी प्रीमियर्ड इन 1922। तो देखो, जॉन गॉल्सवर्दी का कौन सा नाटक 1922 में पहली बार प्रस्तुत हुआ था? तो वो था इनका 1922 में लॉयल्टीज था। और मुझे लगता है कि जॉन गॉल्सवर्दी ने बाद के जितने भी प्ले लिखे थे उन सभी प्लेज में लॉयल्टी जो है वो सबसे ज्यादा पसंद किया गया, सबसे ज्यादा फेमस रहा। ठीक है ना, लॉयल्टीज यानी कि सी ऑप्शन पर हम लोग जाएंगे। 46 नंबर का क्वेश्चन है, जॉन गॉल्सवर्दी रोट लॉयल्टीज इन। लॉयल्टीज कितने अंक में यानी कि कितने एक्ट्स में लिखा गया है? तो ये भी लॉयल्टी जो है वो इनका 3 एक्ट प्ले है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर पे, बोला गया है द ओनली प्ले ऑफ माइन which I was able to say when I finished it no manager will refuse this is said by John Galsworthy about। और ये इंपॉर्टेंट है, कई आपको ये ध्यान बनाए रखना है जॉन गॉल्सवर्दी के इस स्टेटमेंट को। क्या बोला उन्होंने कि मेरे नाटकों में एकमात्र ऐसा प्ले है, एकमात्र ऐसा नाटक है जिसके बारे में मैं इसे पूरा करने के बाद कह सका कि कोई भी मैनेजर इसे अस्वीकार नहीं करेगा, कोई भी मैनेजर इसको रिफ्यूज नहीं करेगा, मना नहीं करेगा इसको पब्लिश करने से या दिखाने से। यह कथन गाल्सवर्दी ने किसके बारे में कहा? तो इनका लॉयल्टीज प्ले जो 1922 में आया था उसके बारे में कहा। ये इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस थे, इनको इतना प्यारा लग रहा था लॉयल्टीज कि कोई मैनेजर इसको मना ही नहीं कर सकता है। ठीक है ना, ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 48 नंबर पे बोला गया है,
इन द प्ले लॉयल्टीज अ पार्टी वाज ऑर्गेनाइज्ड एट मेल्डन कोर्ट हु इज द होस्ट ऑनर ऑफ द मेल्डन कोर्ट। बोला गया लॉयल्टीज प्ले में, ये हमने सेपरेट आपको वीडियो बनाई है लॉयल्टीज की, जरा देख लेना तभी समझ भी आएगा। लॉयल्टीज प्ले में मेल्डन कोर्ट में एक पार्टी आयोजित की गई थी। मेल्डन कोर्ट में होस्ट कौन था, मेजबान कौन था, मेहमानों का स्वागत करने वाला व्यक्ति कौन था, किसने पार्टी दी थी, तो चार्ल्स विंसर ने। बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा चार्ल्स विंसर। 49 नंबर का क्वेश्चन है, द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास इज डिपिक्टेड इन। क्लास यानी कि वर्ग के प्रभाव को किस नाटक में दर्शाया गया है। तुमने देखा होगा क्लास डिस्क्रिमिनेशन कौन से नाटकों में होता है, लॉयल्टीज में ही दिखाया जाता है। अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, है ना, आज भी है ये सब। तो लॉयल्टीज और कब आया था, 1922 में आया था। गो एंड पंच 1935 लिखा है, स्केप 1926 और लॉयल्टीज 1922। लेकिन हम लॉयल्टीज पर जाएंगे, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा 50 नंबर का। हम लोग 112 क्वेश्चन इसी तरीके से डिस्कस करेंगे, 112 टोटल। बी ऑल कट ईच अदर्स थ्रोट फ्रॉम द बेस्ट ऑफ मोटिव्स वेयर डज गॉल्सवर्दी से इट। हम सब एक दूसरे का गला सबसे अच्छे उद्देश्यों के साथ काटते हैं, एक कथन गॉल्सवर्दी ने कहां कहा है, तो लॉयल्टीज का ये जो है स्टेटमेंट है, ठीक है, ध्यान बनाए रखना, डी ऑप्शन। 51 नंबर पे एक लाइन और बोली गई है, ये लाइन कहां आती है आपको बताना है। आई डोंट नो क्रिस क्रॉस बी ऑल कट ईच अदर्स थ्रोट फ्रॉम द बेस्ट ऑफ मोटिव्स वेयर डज द लाइन अपीयर। मुझे नहीं पता क्रिस क्रॉस क्या होता है, उलझा हुआ व्यक्ति होता है, ठीक है। हम सब एक दूसरे का गला सबसे अच्छे उद्देश्यों के साथ काटते हैं, ये लाइनें कहां मिलती हैं आपको, तो ये लाइनें आपको लॉयल्टीज में ही मिलेंगी। मुझे लग रहा है रिपीट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अब इसमें और भी देख लो। लिटिल ड्रीम 1911 है, लिटिल मैन जो है इनका 1915 में, दी मॉब 1914 में आया है। 52 नंबर के क्वेश्चन की बात करें, 52 नंबर पे क्या है, आई क्वाइट एग्री विद व्हाट दिस मैन सेज एजुकेशन इज सिंपली ruining the lower classes where do these line appear। बोला गया मैं इस व्यक्ति की बात से पूरी तरह सहमत हूं, शिक्षा केवल निम्न वर्ग को बर्बाद कर रही है। ये पंक्तियां आपको कहां मिलती हैं, तो ये सिल्वर बॉक्स में मिलती हैं, ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 53 नंबर का क्वेश्चन है, व्हेन डिड द प्ले जस्टिस कम। जस्टिस कब आया है, 1910 में जस्टिस आपका आया है। अगर हम 1909 में बात करें तो कौन आया, स्ट्राइफ आया है, और 1906 में सिल्वर बॉक्स आया है, ठीक है। ये सब आपको ध्यान बनाए रखना है। फ्यूजिटिव की बात करें तो ये फ्यूजिटिव जो है वो 1913 में आया है। हाँ, इसका क्वेश्चन जस्टिस 1910 सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 54 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया है कि इन विच प्ले ऑफ जॉन गॉल्सवर्दी डू वी फाइंड अ लॉ फर्म। जस्ट जॉन गॉल्सवर्दी के किस नाटक में एक लॉ फर्म यानी कि वकीलों का कार्यालय दिखाई देता है, तो वो जस्टिस होता है, ठीक है। लॉ फर्म में कहां दिखाई जाती है, जस्टिस में, जो कि 1910 में आया है, ठीक है। लॉयल्टी 1922 में आया, 1906 में सिल्वर बॉक्स और स्टाइप 1909 में। पढ़ते ही पढ़ते सब तुमको याद हो जाएगा, टेंशन ना लो। जेम्स हाउ और वाल्टर हाउ। जेम्स हाउ इज अ कैरेक्टर इन वन ऑफ जॉन गॉल्सवर्दीज प्ले, नेम द प्ले। अब आपको बताना है कि जेम्स हाउ किस नाटक का पात्र है, किस नाटक का कैरेक्टर है, तो जस्टिस, जो कि 1910 में आया है। दी मॉब कब आया, 1914 में आया। दी मॉब पर भी हम वीडियो बना चुके हैं। दी स्किन गेम 1920 में आया, विंडोज 1922 में आया है, ठीक है। विंडोज 1922, स्किन गेम भी समझ गए होंगे, 1920 में आया, बहुत अच्छा है इनका। देखो टाइम मिला तो सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बहुत प्रेशर है अभी, पीजीटी है, ठीक है, और पीजीटी के अभी काफी राइटर कवर करने को रह गए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी आपको कवर अप करा रहा हूं। और मौका मिला तो अभी टीजीटी के लिए बहुत वक्त है, उधर पीजीटी का नहीं, एलटी ग्रेड का एग्जाम निपटने के बाद फिर जो 10 दिन मिलेंगे, 15 दिन, उसमें हम बहुत रिवीजन करा देंगे, देर रात एक कर देंगे तुम्हारे लिए, ठीक है। स्ट्राइप इज अ प्ले बाय जॉन गॉल्सवर्दी पब्लिश्ड इन 3 एक्ट। स्ट्राइप क्या है, जॉन गॉल्सवर्दी का लिखा गया एक प्ले है, और ये 3 एक्ट में है। अब क्वेश्चन ये पूछा गया, व्हेन वाज इट पब्लिश्ड, ये पब्लिश कब हुआ, तो 1900। स्ट्राइप कब आया, 1909 में आया। जॉय कब आया, इनका 1907 में आया। 1906 में कौन आया, सिल्वर बॉक्स आया है। 1910 में जस्टिस आया है, और 1913 में इनका फ्यूजिटिव आया है। 1914 में इनका दी मॉब आया। ऐसे करके सब याद करते चले जाओ मजे के साथ। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्ट्राइफ अ प्ले बाय जॉन गॉल्सवर्दी डील्स विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन। अब स्ट्राइफ का यहाँ पे थीम पूछ लिया है। स्ट्राइफ नाटक में
किन के बीच कॉन्फ्लिक्ट दर्शाया गया है? तो दो लोगों, एक तरफ कौन होते हैं? पूंजीपति होते हैं और दूसरी कौन होते हैं? लेबरर्स होते हैं, यानी कि कैपिटलिस्ट एंड लेबरर्स, मजदूर। पूंजीपति और मजदूरों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है, कहां? स्ट्राइक में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या है। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पूछा गया है स्ट्राइफ अ प्ले बाय जॉन गॉल्सवर्दी। स्ट्राइफ क्या है? एक प्ले है, जॉन गॉल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया है। डील्स विद द कॉन्फ्लिक्ट, वही सेम क्वेश्चन आ गया है, कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं तो परेशान ना रहिए। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? इन विच प्ले ऑफ जॉन गॉल्सवर्दी डज द कैरेक्टर विलियम फाल्डर अपीयर। बोला गया है 58 नंबर पे कि जॉन गॉल्सवर्दी के किस नाटक में विलियम फाल्डर नामक कैरेक्टर मिलता है। विलियम फाल्डर नामक पात्र जो है वो किस में दिखता है? जस्टिस में। ठीक है, विलियम फाल्डर जस्टिस में ही है। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 59 नंबर पे? इन द प्ले स्ट्राइफ इन विच फर्म डज द स्ट्राइक टेक प्लेस। स्ट्राइफ नाटक में, प्ले में हड़ताल किस फर्म में होती है? उस फर्म का आपको नाम बताना है। तो उस फर्म का नाम होता है टिनार्था टिन प्लेट वर्क्स। तो टिनार्था टिन प्लेट वर्क्स कौन सा है? बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। अगला 60 नंबर का देखो क्वेश्चन क्या है। अगर हम 60 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं तो हु इज द स्टोवन लीडर ऑफ द स्ट्राइकिंग वर्कर्स। हड़ताली मजदूरों का जिद्दी नेता कौन होता है? स्टोवन लीडर। स्टोवन का मतलब होता है जिद्दी, लीडर नेता। तो दोनों ही तरफ से होता है, जो हमारे पूंजीपति होते हैं उनकी तरफ से भी एक जिद्दी होता है और मजदूरों की तरफ से भी होता है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा डेविड रॉबर्ट। तो ऐसे ही ऑप्शन कर दोगे कि मजदूरों का लीडर कौन दिखाया जाता है? डेविड रॉबर्ट होता है, तो वही जिद्दी होता है। ठीक है ना। 61 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। बोला गया है हु सफर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इन द प्ले जस्टिस। जस्टिस नाटक में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी कि एकांत कारावास कौन भुगतता है? तो विलियम फाल्डर को होती है, जो कि क्या थोड़ा सा फॉर्स कर देता है, धोखाधड़ी कर देता है, 9 को 90 बना देता है और इस कारण इसको जेल हो जाती है। अगला सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। Dad's capitals, Dad capitals a white-faced, stony-hearted monster who speaks in stripe. Dad's capital बोला गया ये बहुत बढ़िया है, एक सफेद चेहरे वाला पत्थर दिल राक्षस। इस टाइप में कौन कहता है? तो डेविड रॉबर्ट्स के द्वारा बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? वॉर इज वॉर हु स्पीक्स दिस स्टेटमेंट इन द प्ले स्ट्राइफ। वॉर इज वॉर जो स्ट्राइफ नाटक में ये स्टेटमेंट कौन कहता है? तो जॉन एंथनी कहता है और ये भी बहुत जिद्दी दिखाया जाता है। ठीक है, डेविड रॉबर्ट्स की तरह ही। अगला 64 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। बोला गया है कि नो वन विल टच हिम नाउ नेवर अगेन ही इज सेफ विद जेंटल जेसस हु स्पीक्स इन जस्टिस। अब कोई उसे हाथ नहीं लगाएगा, कभी नहीं लगा पाएगा। अब वह अब दयालु जेसस यानी कि यीशु के साथ उसकी गोद में बिल्कुल सुरक्षित है। जस्टिस में ये स्टेटमेंट कौन कहता है? तो रॉबर्ट कुक्सन के द्वारा ये स्टेटमेंट बोला जाता है। किसके बारे में? विलियम फाल्डर के बारे में। तो बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। 65 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। 65 नंबर पे बोला गया है एक 23 साल यानी कि he is a 23-year-old weak-willed young man of nervous temperament. He falls in love with Ruth Honeywell और प्यार करने लगता है किससे? रुथ हनीवेल से। अ मैरिड वुमेन जो कि एक शादीशुदा महिला होती है, हैविंग 2 चिल्ड्रन और रुथ हनीवेल के 2 बच्चे भी होते हैं। एंड चेंजेस द फिगर ऑफ चेक, एक चेक होता है जिसके डिजिट जो है चेंज कर देता है फ्रॉम 9 पाउंड टू 90 पाउंड, यानी कि 9 पाउंड से 90 पाउंड बना देता है। हु डिस्क्रिप्शन इज दिस। बोला गया वह 23 साल का कमजोर इच्छा शक्ति वाला युवक है जो रुथ हनीवेल से प्रेम करता है और एक चेक में धनराशि होती है 9 पाउंड से 90 पाउंड कर देता है। हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? विलियम फाल्डर की चर्चा कर रहे हैं हम। क्या ऑप्शन है? बिल्कुल डी ऑप्शन पर हम लोग जाएंगे। ठीक है, विलियम फाल्डर। अगला 66 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। 66 नंबर पे बोला गया थी स्किन गेम इज अ प्ले रिटन बाय जॉन गॉल्सवर्दी व्हेन वाज इट पब्लिश्ड। स्किन गेम नाटक कब प्रकाशित हुआ था? तो स्किन गेम आया था 1920 में। ठीक है, ध्यान बनाए रखना। इससे पहले दी फाउंडेशन आया था 1917 में। वो बिटो लव भी आया था इनका 1915 में। ठीक है,
और स्किन गेम के बाद आया था फैमिली मैन 1922 में, 22 में आया था लॉयल्टी और 22 में आया था विंडोज। हम सब चीजें आपको बता देते हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अच्छा एक चीज और है, इतनी सारी हमने बताई हैं, तो 1922 में इनका एक ऐसा प्ले पब्लिश हुआ है जो वर्ल्ड फेमस हुआ है, उसका कमेंट कर दीजिए, ठीक है। अगला 67 नंबर पे, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, थोड़ा हिंट और कर दिया हमने। अगला क्वेश्चन है, इन विच प्ले डू वी फाइंड द इंटरेक्शन बिटवीन टू वेरी डिफरेंट फैमिलीज इन रूरल इंग्लैंड जस्ट आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। किस नाटक में प्रथम विश्व युद्ध के बाद ग्रामीण इंग्लैंड में दो अलग अलग परिवारों के बीच संबंध दिखाया गया है? तो दी स्किन गेम में बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 68 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया है कि इन विच प्ले ऑफ जॉन गॉल्सवर्दी डू वी फाइंड द कैरेक्टर हॉर्न ब्लोअर। बोला गया है हॉर्न बालुअर पात्र जॉन गॉल्सवर्दी के किस नाटक में मिलता है? तो ये दी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन में भी है और दी पैशन में भी है, ठीक है, डी, यानी कि बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अच्छा इस प्ले में थोड़ा गलत है, मैं थोड़ा सही बता देता हूं आपको, ठीक है। इसमें क्या गलत है, एक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन आ गया है और मुझे याद आ रहा है कि हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन जो है जॉन गॉल्सवर्दी का, वो जॉन मिल्टन का है, ठीक है, अनफिनिश्ड वर्क है जो कि 70 में आया था, जॉन मिल्टन का 1670, हाँ ठीक है। तो मैं कंफर्म हूं कि हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन इनका नहीं है, तो जब इनका वर्क नहीं है और पूछा यह गया है कि इन विच प्ले ऑफ जॉन गॉल्सवर्दी डू वी फाइंड द कैरेक्टर हॉर्न ब्लोअर, तो इसमें नहीं होगा, तो डी ऑप्शन ना होकर के खाली बी, और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम तो बी पर ही जाएंगे। एक बार आप लोग भी चेक कर लीजिए, ठीक है, बी ऑप्शन ही हमारे हिसाब से सही है, बी ऑप्शन, क्योंकि दी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन जो है वो इनका प्ले है ही नहीं, वर्क है ही नहीं, ये किसका है, जॉन मिल्टन जी का है, ठीक है, 1670 में आया था ये। अगला क्वेश्चन क्या है, 69 नंबर पे, हिलक्रिस्ट नामक पात्र किस नाटक में मिलता है? अगर हम हिलक्रिस्ट की बात करें तो ये जो पात्र है वो किस में मिलता है? आपको स्किन गेम में मिलता है, ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला 70 नंबर का क्वेश्चन है, वेयर डज हिलक्रिस्ट लिव इन द स्किन गेम। बोला गया है कि स्किन गेम नामक नाटक में हिलक्रिस्ट कहां रहता है? तो मनोर हाउस में रहता है, मैनर हाउस, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला बोला गया है 71 नंबर पे, हिलक्रिस्ट, एमी, जिल, ठीक है, डॉकर, हॉर्न ब्लोअर एंड किस नाटक के पात्र हैं ये सभी? तो स्किन गेम के ही पात्र हैं। ये क्वेश्चन हॉर्न ब्लोअर जो है ना, इस क्वेश्चन को एक बार चेक जरूर करिएगा, बड़ा कंफ्यूजिंग है ये, ठीक है, एक बार आप लोग चेक करिए इसको, क्योंकि हॉर्न ब्लोअर यहां पर भी दे रखा है और यहां पर ये स्किन गेम का पात्र है, तो और यहां पर दिखाया गया है, कहां गया यार, ये हॉर्न ब्लोअर जो है दी पैशन का है, ठीक है, तो ये चेक करना है दी पैशन में हॉर्न ब्लोअर नाम का कैरेक्टर है कि नहीं है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि दी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन की जगह पर अगर इसको रख दिया जाए, किसको, स्किन गेम को, तो स्किन गेम और दी पैशन दोनों में हो सकता है हॉर्न ब्लोअर, तो इस बात को थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है, आपके ऊपर ये क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं। अगला 72 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। 72 नंबर पे बोला गया है कि हिलक्रिस्ट वांट्स चाहता है टू प्रिजर्व करना चाहता है द लास्ट पीस ऑफ ओपन लैंड, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट लैंड। हिलक्रिस्ट जिस जमीन को बचाना चाहता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है, सेंट्री, ठीक है, सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगला 73 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया है कि व्हेन वाज द प्ले द मॉब पब्लिश्ड, ये जो मॉब है नाटक कब प्रकाशित हुआ था? तो 1914 में इसको प्रकाशित किया गया था, डी ऑप्शन हो जाएगा। 74 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया है कि इन विच प्ले डू वी फाइंड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टीफन मोर एंड द मॉब। बोला गया है कि स्टीफन मोर और मॉब के बीच संघर्ष किस नाटक में दिखाया गया है? तो लॉयल्टीज में दिखा, सॉरी द मॉब में दिखाया गया है,
ठीक है, क्योंकि ये जो स्टीफन मोर होता है वो मॉब यानी कि युद्ध के खिलाफ होता है, ठीक है, और जो भीड़ होती है वो युद्ध का सपोर्टर होती है, तो इसलिए इन दोनों के मध्य में क्या कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है। 75 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, वेन वाज द प्ले द फ्यूजिटिव पब्लिश। अगर हम फ्यूजिटिव की बात करें तो ये कब पब्लिश हुआ था? फ्यूजिटिव सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1913 में फ्यूजिटिव आया है, ठीक है, ध्यान बनाए रखना 1913। और इल्डेस सन 1912 में आया, पीजियन भी 1912 में आया था, लिटिल ड्रीम जो है वो 1911 में आया है। 76 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है वेन वाज द फर्स्ट ट्रायलॉजी द फोर साइड सागा पब्लिश। फोर साइड सागा की फर्स्ट ट्रायलॉजी कब आई थी? तो फोर साइड सागा जो ट्रायलॉजी थी वो 1922 में पब्लिश हुई थी और इसी के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था 1932 में। हाउ मेनी ट्रायलॉजीज वर रिटन बाय जॉन गॉल्सवर्दी। जॉन गॉल्सवर्दी के द्वारा टोटल 3 ट्रायलॉजीज लिखी गई हैं, ठीक है, टोटल कितनी? 3 ट्रायलॉजी लिखी गई हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द सेकंड ट्रायलॉजी बाय जॉन गॉल्सवर्दी। जॉन गॉल्सवर्दी के द्वारा जो दूसरी ट्रायलॉजी लिखी गई थी उसका नाम क्या था? तो अ मॉडर्न कॉमेडी था, ठीक है, क्या था? मॉडर्न कॉमेडी, बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोला गया है कि विच इज द थर्ड ट्रायलॉजी, यानी कि तीसरी ट्रायलॉजी जॉन गॉल्सवर्दी की कौन सी थी उसका नाम बताना है, तो एंड ऑफ द चैप्टर। तो अब आपको पता लग गया होगा पहली ट्रायलॉजी कौन सी है। पहली ट्रायलॉजी का नाम है हमारा द फोर साइड सागा, जो कि 1922 में आया था। द मॉडर्न कॉमेडी दूसरी ट्रायलॉजी थी जो कि 1929 में आई, और एंड ऑफ द चैप्टर की बात करें तो 1934 में पास्थुमसली आई थी। अगला, इस ट्रायलॉजी में भी 3 नॉवेल 2 इंटरल्यूड थे, इस ट्रायलॉजी में भी 3 नॉवेल 2 इंटरल्यूड थे, लेकिन इस ट्रायलॉजी में सिर्फ 3 नॉवेल ही हैं। अगला क्या है हमारा 80 नंबर पे, द फोर साइड सागा द फोर साइड बिलोंग टू। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पिछली बार क्वेश्चन ये पूछा गया था 80 नंबर का, फोर साइड सागा में फोर साइड परिवार किस प्रकार का है? तो हम बात करें ये क्या है, एक प्रकार का टिपिकल सिटी फैमिली से बिलोंग करता है, सी ऑप्शन हो जाएगा टिपिकल सिटी फैमिली। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड गाल्सवर्दीज मैग्नम ओपस। मैग्नम ओपस क्या होता है? महानतम कृति कह सकते हो कि निम्न में से किसे जॉन गॉल्सवर्दी की सबसे महानतम कृति, सबसे मैग्नम ओपस वर्क कहा जाता है? तो वो फोर साइड सागा है, यानी कि डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला 82 नंबर का क्वेश्चन है, अ मॉडर्न कॉमेडी इज रिटन बाय। मॉडर्न कॉमेडी किसके द्वारा? जॉन गॉल्सवर्दी के द्वारा लिखी गई है। 83 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू गॉल्सवर्दी थ्री ट्रायलॉजीज। बोला गया है कि निम्न में से किसी निम्न में से कौन सी रचना गॉल्सवर्दी की थ्री ट्रायलॉजीज का हिस्सा नहीं है? तो देखो कौन सा नहीं है, बड़े ध्यान से देखना है। फोर साइड सागा है 1922, मॉडर्न कॉमेडी है, ठीक है, मॉडर्न कॉमेडी 1929, एंड ऑफ द चैप्टर 1934, मैन ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है। मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1926 में आया है, ये एक नॉवेल है जो कि फोर साइड सागा जो ट्रायलॉजी है उसका हिस्सा है, ठीक है, ना कि ट्रायलॉजी का नाम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 84 नंबर पे है, जॉन गॉल्सवर्दी रोट थ्री ट्रायलॉजीज व्हिच वर पब्लिश्ड अंडर द कलेक्टिव टाइटल्स। अब जो तीनों ट्रायलॉजीज थी जॉन गॉल्सवर्दी की किस सामूहिक शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित हुई थी वो बताना है। तो इनको बोला गया था, तीनों ट्रायलॉजीज के नाम को क्या एक नाम दिया गया था? फोर साइड क्रॉनिकल्स, सी ऑप्शन हो जाएगा फोर साइड क्रॉनिकल्स। अगला 85 नंबर का क्वेश्चन है, इन विच ट्रायलॉजी इज इंडियन समर ऑफ अ फोर साइड एंड इंटरल्यूड। बोला गया है कि इंडियन समर ऑफ अ फोर साइड किस ट्रायलॉजी का एक इंटरल्यूड है? तो फोर साइड सागा का है। 86 नंबर का क्वेश्चन है, वेन वाज द सेकंड ट्रायलॉजी अ मॉडर्न कॉमेडी पब्लिश्ड। हमने क्या बताया 1929 में। पहली ट्रायलॉजी कब आई थी? 1922 में, और तीसरी ट्रायलॉजी कब आई थी? 1934 में। 1933 में जॉन गॉल्सवर्दी की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अगला 87 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है कि वेन वाज द थर्ड ट्रायलॉजी द एंड ऑफ द चैप्टर पब्लिश्ड। ये कब पब्लिश होती है? तो 1934 में, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। 88 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया है ओल्ड जॉयलन, यंग जॉयलन, जून एंड निकोलस आर कैरेक्टर्स ऑफ। ये सभी कैरेक्टर जो है वो फोर साइड सागा के हैं। किसके हैं? फोर साइड सागा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द लिटिल मैन रिटन बाय जॉन गॉल्सवर्दी। ये जो द लिटिल मैन है वो किसके द्वारा लिखा गया? जॉन गॉल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया है, और है क्या? ये वन एक्ट प्ले है, ठीक है। लिटिल मैन 1921 में आया है ये, ठीक है। एक द लिटिल ड्रीम है,
तो कंफ्यूज नहीं होना, इनका एक लिटिल ड्रीम भी है। लिटिल ड्रीम 1911 में आया है, और लिटिल ड्रीम क्या है, वो प्ले है, और ये वन एक्ट प्ले है हमारा लिटिल मैन 1921 में आया है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, लिटिल मैन इज रिटन बाय जॉन गॉल्सवर्दी, वन एक्ट प्ले हो जाएगा हमारा। अगला 91 नंबर का क्वेश्चन है, जॉन गॉल्सवर्दीज आइडियाज ऑन ड्रामा आर फाउंड इन। बोला गया है कि जॉन गॉल्सवर्दीज के जो विचार हैं ड्रामा पर आर फाउंड पाए जाते हैं किसमें, इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी में, यानी कि बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। द लिटिल मैन गॉल्सवर्दी की कौन सी रचना है, अच्छा ये तो हो गया ना। गॉल्सवर्दी के नाटक संबंधी विचार किस रचना में मिलते हैं, तो इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी में मिलते हैं, बी ऑप्शन पर जाइए। 62 नंबर का क्वेश्चन है, रॉबर्ट कुक्सन इज अ कैरेक्टर इन। रॉबर्ट कुक्सन जो है वो किसका, जस्टिस में दिखाया जाता है। रॉबर्ट कुक्सन किस में दिखाया जाता है, जस्टिस में दिखाया जाता है, जो कि 1910 में आई है। जॉय 1907 में आई है, ठीक है। जॉय कब आई है, 1907 में, और स्किन गेम 1920 में। 93 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है कि विच प्ले ऑफ जॉन गॉल्सवर्दी, अब लो ऐसे, अब ठीक है, विच प्ले ऑफ जॉन गॉल्सवर्दी डील्स विद द inadequacy of the administration of justice and the attitude of different type of people toward the escaped prisoner। कौन सा नाटक न्याय प्रशासन की कमी और एक भागे हुए कैदी के प्रति लोगों के अलग अलग दृष्टिकोण को दर्शाता है, तो एस्केप दर्शाता है। एस्केप कहां गया, ये रहा डी नंबर पे, डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 94 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया है कि विच प्ले एनालाइसिस द इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न पब्लिसिटी ऑन प्राइवेट डोमेस्टिक ट्रेजेडी। कौन सा नाटक निजी पारिवारिक ट्रेजेडी पर आधुनिक प्रचार यानी कि पब्लिसिटी के प्रभाव का विश्लेषण करता है, तो इनका दी शो, ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा दी शो, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, टाइम मिले तो जरूर पढ़िएगा, 1925 में आया है ये, ठीक है, 1925 में दी शो। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है 95 नंबर पे, बोला गया है कि विच प्ले कंट्रास्ट दी फेट्स ऑफ द वेरियस स्टोरीज इन अ होटल। यानी कि कौन सा नाटक एक होटल के विभिन्न मंजिलों यानी कि स्टोरीज के भाग्य का अंतर दिखाता है, तो दी रूफ, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा दी रूफ, ठीक है। अगर हम दी रूफ की बात करें तो ये भी इनका इंपॉर्टेंट है, जो कि 1929 में आया है, दी रूफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 96 नंबर का क्वेश्चन है, डार्क फ्लावर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओनली लव नॉवेल है इनका, ठीक है, और पूछा गया क्वेश्चन है, सी ऑप्शन हो जाएगा, जॉन गॉल्सवर्दी का इकलौता लव नॉवेल है डार्क फ्लावर, ठीक है, ध्यान बनाए रखना डार्क फ्लावर को। अगला क्वेश्चन क्या है 97 नंबर का, 97 नंबर पे पूछा गया है कि विच प्ले ऑफ गॉल्सवर्दी हैज द थीम ऑफ अनजस्ट एंड अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ द पुअर बाय लॉ। बोला गया है किस नाटक में कानून द्वारा गरीबों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार को दिखाया गया है, तो सिल्वर बॉक्स में दिखाया गया है, ठीक है। गरीबों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किस में दिखाया गया, सिल्वर बॉक्स में, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। 98 नंबर का क्वेश्चन है, इट इज अ पावरफुल सोशल ट्रेजेडी satirizing the English legal system where the hero suffers solitary confinement, which play is referred here। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, जस्टिस की बात कर रहे हैं, क्योंकि ठीक है, जस्टिस की बात, इसी में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होता है, ठीक है, एकांत कारावास इसको होता है। अगला क्वेश्चन क्या है 99 नंबर पे, 99 नंबर पे बोला गया व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द मोस्ट गॉल्सवर्दीज प्ले। गॉल्सवर्दी के अधिकांश नाटकों का मेन थीम क्या होता है, तो सोशल प्रॉब्लम ऑफ हिज टाइम, यानी कि उस समय की सामाजिक समस्याएं उनके नाटक की मुख्य थीम हुआ करती थी। 100 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया है गॉल्सवर्दीज प्ले टाइप डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ। जॉन गॉल्सवर्दी का जो नाटक टाइप है किस विषय पर आधारित है, तो लेबर डिस्प्यूट पर आधारित है, यानी कि जो मजदूरों के बीच विवाद होता है उस पर आधारित है। आज देख रहे थे नोएडा में भयंकर मजदूरी बढ़ाने को लेकर के, देखो भयंकर बवाल हुआ, यही होता है पूंजीपतियों के द्वारा लेबर वर्ग का, मजदूर वर्ग का शोषण। अगला द आइलैंड फार्सीज हैज बीन, और जब ये शोषण जो है हद से ज्यादा गुजरता है तो इसी तरीके के आंदोलन का जन्म होता है। द आइलैंड फार्सीज हैज बीन रिटन बाय, अगर हम आइलैंड फार्सीज की बात करते हैं तो ये किसने लिखी है, जॉन गॉल्सवर्दी के द्वारा आइलैंड फार्सीज को लिखा गया है, ठीक है।
तो कौन सा? बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा आइलैंड फारसी, जो कि इंपॉर्टेंट प्ले है इनका, ध्यान बनाए रखना आइलैंड फारसीज को। अगला क्वेश्चन कौन सा है? 102 नंबर पे बोला गया है, 102 नंबर पे देखो क्या बोला गया है, द थीम ऑफ क्लास कॉन्शियस प्रेजुडिस इन मैरिज इज फाउंड इन। विवाह में वर्ग आधारित पूर्वाग्रह नहीं होता है, क्लास कॉन्शियस प्रेजुडिस का जो थीम है वो किस नाटक में मिलता है? द इल्डेज सन में। किसमें मिलता है? इल्डेज सन, डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है 103 नंबर पे, बोला गया है कि मास्टर्स आर मास्टर्स, मैन आर मैन, वेयर डू वी फाइंड दीज लाइन्स एंड हु स्पीक्स। मालिक मालिक होते हैं, आदमी आदमी यानी कि नौकर नौकर होते हैं, ये पंक्तियां कहां मिलती हैं और किसने कही? तो ये एंथनी के द्वारा बोली जाती है स्ट्राइफ में, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। 104 नंबर का क्वेश्चन है, द टाइटल ऑफ द प्ले जस्टिस इज। जो जस्टिस नाटक का टाइटल है वो कैसा है? बड़ा आयरनिकल है। नाम तो प्ले का जस्टिस है, लेकिन उसमें कहीं पर भी आपको जस्टिस नजर आएगा नहीं सिवाय अन्याय के, इनजस्टिस के। तो बहुत विडंबनापूर्ण जो है टाइटल रखा गया है, ये आयरनिकल। अगला 105 नंबर की अगर हम बात करें तो द कंट्री हाउस बाय जॉन गॉल्सवर्दी रिप्रेजेंट्स। कंट्री हाउस किस वर्ग को रिप्रेजेंट करता है? कंट्री हाउस में अपर क्लास को रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। कंट्री हाउस को, हाउस में किसको? अपर क्लास को। अगला 106 नंबर पे है, बोला गया है मे बी योर गॉड अप इन लंदन। ये जो लाइन है वो किसने कही है? तो ये डेविड रॉबर्ट्स के द्वारा बोली गई है स्ट्राइफ में, ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 107 नंबर पे, बोला गया है जॉन गॉल्सवर्दीज नॉवेल आर चीफली ऑक्युपाइड विद द इफेक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ। जॉन गॉल्सवर्दी के उपन्यास मुख्यतः किसके प्रभाव और संघर्ष को दर्शाते हैं? तो वर्ग परंपरा और समाज, क्लास ट्रेडिशन अपॉन सोसाइटी। 108 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, देयर इज नथिंग दैट गिव्स मोर करेज देन टू सी द आयरनी ऑफ थिंग्स। ये जो लाइन है, ये पंक्तियां कहां मिलती हैं? तो ये दी पीजियन की लाइन है, ये ऑप्शन हो जाएगा दी पीजियन, ठीक है। इंपॉर्टेंट लाइन है पीजियन की, जो कि 1912 में आया था। अगला 109 की अगर हम बात करते हैं, स्टाइफ ड्रामेटाइज, स्टाइफ नाटक क्या प्रस्तुत करता है? तो स्ट्राइक में स्ट्राइक दिखाई गई, स्ट्राइक में क्या दिखाई गई? स्ट्राइक। स्ट्राइक का मतलब होता है हड़ताल, मजदूरों की हड़ताल फैक्ट्री में। अगला क्वेश्चन है 110 नंबर पे, द ग्रेट थिंग अबाउट लव इज दैट ईच शुड नो व्हाट द अदर वांट एट द मोमेंट वेयर डज द लाइन अपीयर। ये लाइन आपको कहां मिलती है? तो ये लाइन दी रूफ की है। अच्छा, लाइनों को मैं अलग से भी एक वीडियो बना दूंगा, इंपॉर्टेंट लाइनें जितनी भी हैं, ठीक है। 111 नंबर का क्वेश्चन है, द यंग वुमन किल्स द इलेजिटिमेट चाइल्ड टू एस्केप सोशल टायरनी, दिस हैपेंस। एक युवती सामाजिक अत्याचार से बचने के लिए अपने अवैध बच्चे की हत्या कर देती है। ये घटना किस नाटक में होती है? तो विंडोज में दिखाई जाती है, ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा विंडोज, जो कि 1922 में आया है। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बोला गया है कि ही इज द रेसिपेंट ऑफ डीएसओ एंड कमिट सुसाइड लिविंग अ लेटर टू कोलफोर्ड, हु इज ही। वह व्यक्ति जिसे डीएसओ मिला था, जिसने कोलफोर्ड के नाम एक पत्र छोड़कर आत्महत्या कर ली, वह कौन है? तो रोनाल्ड डेंसी होता है, बी ऑप्शन हो जाएगा रोनाल्ड डेंसी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत।